हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम इवन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इवन एलिमिनेशन रिएक्शन ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है। इसके पहले आपने E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में देखा था। तो E1 और E2, E1 स्टैंड फॉर यूनिमॉलिकुलर एंड E2 स्टैंड फॉर बाईमॉलिकुलर। तो E2 रिएक्शंस में आपने देखा कि जो मोड ऑफ रिएक्शन है वो हमारा वन स्टेप में होता है। उसमें इंटरमीडिएट की जगह ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उस रिएक्शन की वो ये है कि उसमें जो है एंटी पेरीप्लेनर जो है वो सिमेट्री होनी चाहिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की, जो हमारे एलिमिनेटेड ग्रुप हैं या जो हमारे लिविंग ग्रुप हैं वो दोनों एक दूसरे के एंटी पेरीप्लेनर होने चाहिए, जिसके कारण वहाँ पर मोर स्टेबल कन्फर्मेशन, जिसे हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कहते हैं, का फॉर्मेशन होता है। यानी प्रोडक्ट हमारा हाईली स्टेबल होता है। अगर यही जो है सिन पेरीप्लेनर होता है तो वहाँ पर इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन यानी समवाट अनस्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सो इन E2 reactions overall cases you have seen that trans product is the main product। even elimination reaction में क्या होता है कि even elimination reaction ये somewhat equivalent to SN1 reaction। ये इसके जो शुरुआती स्टेज हैं वो SN1 रिएक्शन से मिलते जुलते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप प्रोसेस में यानी कि जो हमारा ग्रुप्स होता है, एलिमिनेटेड जो ग्रुप होता है वो 2 स्टेप में एलिमिनेट होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, पहला स्टेप इज जस्ट सिमिलर टू SN1 रिएक्शन। दैट मीन्स द जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, सब्सिक्वेंटली हाइड्रोजन इज एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बेस रेदर देन अटैक ऑन द कार्बोकेटायन एज इन SN1। इस केसेस में क्या होता है कि SN1 रिएक्शन के फर्स्ट प्रोसेस में आपने देखा होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक जनरली एक रिएक्शन दिखाया गया है कि एक रिएक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रिएक्शन। और इस रिएक्शन में सिंपली है क्या कि एल्काइल हैलाइड है हमारा, एल्काइल हैलाइड। और ये एल्काइल हैलाइड जो है ये कन्वर्ट हो रहा है एल्कीन में, एल्कीन के केसेस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रिएक्शन है हमारा ये कि जिसमें एल्काइल हैलाइड ये स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस और वाटर के प्रेजेंस में एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म प्रोसेस को देखें तो उसमें होता क्या है कि ओनली वन ऑफ द सबस्टेट इज इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सो द रिएक्शन इज द यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। यानी इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इथाइल अल्कोहल यानी एथॉक्साइड बेस पर डिपेंड नहीं करता है। यानी ये सिंपली इस रिएजेंट पर डिपेंड करता है जो हमारा अल्काइल हैलाइड है। कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसके मैकेनिज्म प्रोसेस में कि सबसे पहले होता क्या है कि एल्काइल हैलाइड आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से एल्काइल हैलाइड क्लोरीन जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। क्लोरीन एलिमिनेट होकर के कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। ये है हमारा क्लोरीन जो एलिमिनेट होकर के यहाँ देखिए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है और ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो ये रिएक्शन, ये जो स्टेप फर्स्ट है ये आपका इक्विवेलेंट है किसके, समवॉट SN1 रिएक्शन की। इसमें हो क्या रहा है, डिपार्चर ऑफ क्लोरीन विद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड स्टेबल कार्बोकेटायन, दैट इज ये देखिए हमारा टर्सरी कार्बोकेटायन का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। और आप जानते हैं कि टर्सरी कार्बोकेटायन जो है वो हाईली स्टेबल होता है। सो व्हाट हैपेंड इन द सेकंड केस, हियर यू सी दैट इन द सेकंड केस
सेकेंड केस में क्या होता है कि बेस स्पेशली वाटर मॉलिक्यूल ये एब्स्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अटैक ऑफ वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑन द बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन पर इसका अटैक हो रहा है। ये देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल हमारा ये बीटा हाइड्रोजन पर यहाँ अटैक कर रहा है यहाँ पर, और ये बॉन्ड आपका सिंपली ब्रेक डाउन होकर के कहाँ आ रहा है, इस कार्बन के डिफिशियंसी को फुलफिल कर रहा है। और इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन ये जो है वाटर के साथ एलिमिनेट हो जाता है, और ये बॉन्ड यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होकर के क्या करता है, ये स्टेबलाइज कर देता है और यहाँ फॉर्मेशन कर देता है एल्कीन का। तो सिंपली इन दिस रिएक्शन व्हाट हैपेंस, अटैक ऑफ वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑन द बीटा हाइड्रोजन एंड द सब्सिक्वेंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू द डेवलपिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो तो इस तरह से आपने देखा कि SN1 रिएक्शन हमारा दो स्टेप में, पहले में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है और दूसरे में कार्बोकेटायन जो है स्टेबलाइज होता है इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, यानी प्रोटॉन डीप्रोटोनेट होता है, और यहाँ स्टेबलाइजेशन के थ्रू यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इस केसेस में आपने देखा कि सिंपली जो है हमारा सिंपल एल्कीन ये सिस भी बना सकता है, ट्रांस भी बना सकता है, दोनों का फॉर्मेशन कर सकता है कुछ इस तरह से। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इवन दो ये sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट एसिडिक इन जनरल सेंस, यानी जो CH3 बॉन्ड है यहाँ पर जहाँ ये OH अटैक किया हुआ है, ये जनरल वे में देखा जाए तो ये एसिडिक नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोकेटानिक सेंटर एडजेसेंट टू इट रेंडर इंक्रीज्ड एसिडिटी सच दैट इवन ए वीक बेस सच एज वाटर कैन डिप्रोटेट। कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपली CH3 ग्रुप तो एसिडिक होता नहीं है, लेकिन जब ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, कार्बोकेटान के पास जुड़ा हुआ है इस तरह से कुछ, यहाँ आप देखिए कार्बोकेटान से जुड़ा हुआ है, तो कार्बोकेटान से जुड़ने के नाते ये कार्बोकेटान इस अल्काइल ग्रुप को थोड़ा सा एसिडिक बना देता है, समव्हाट एसिडिक, जिसके कारण ये हमारा जो बेस है ये वीक बेस है, तब भी ये यहाँ से डीप्रोटोनेशन कर ले रहा है। तो सबसे बड़ी खासियत इसकी यही होती है कि इस रिएक्शन में हम जो एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर सकते हैं वो हमारा ज़रूरी नहीं बहुत स्ट्रांग ही हो, वीक हो तब भी चलेगा। हमारा जो बेस है वो भी बहुत स्ट्रांग ना होकर के वीक हो तब भी चलेगा, एंड सो ऑन लाइक दिस। नेक्स्ट, अगर हम E2 और SN2 रिएक्शन का, E1 और SN1 रिएक्शन का, अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें समव्हाट दोनों के बीच में, तो फर्स्ट केस में होता क्या है, पहले केस में E2 और SN2 के केस में, कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटान इज स्लोअर प्रोसेस एज ए कंपेयर टू द रिएक्शन बिटवीन रिएक्टिव कार्बोकेटान एंड ए बेस सॉल्वेंट, हेंस कार्बोकेटान फॉर्मेशन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, इसमें क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। किस केस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है? सिंपली SN1 के केस में और E1 के केस में, क्योंकि आपको पता होगा कि SN1 रिएक्शन ही में ही इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, तो E1 में ही इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। E2 और SN2 में तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता नहीं, वहाँ तो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज स्लोअर प्रोसेस। ओके, ideal condition are for even mechanism are highly substituted carbon atom for the carbocation center such as tertiary carbon atom। क्या होना चाहिए? टर्शियरी कार्बन एटम होना चाहिए, जो एक तरह से देखा जाए जो हमारा सेंट्राइज कार्बन एटम है वो टर्शियरी कार्बन एटम अगर है तो वहाँ पे जो रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी होती है बहुत हाई होती है, फास्ट होती है। तो जो आइडियल कंडीशन है इवन मैकेनिज्म के लिए वो यही है कि हाईली सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम फॉर द कार्बोकेटाइन सेंटर सच एज टर्शियरी कार्बोकेटाइन एटम, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि एक पहला ये है आपका हाईली सब्सटीट्यूटेड ये होना चाहिए। दूसरा देखिए
यूज ऑफ पोलर सॉल्वेंट, इसमें पोलर सॉल्वेंट का यूज होना चाहिए, विच कैन स्टेबलाइज द रिजल्टिंग कार्बोकेटायन इन एडिशन टू स्टेबलाइजिंग पोलर ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। यानी इस कहने का मतलब ये है इस केस में कि यूज़ ऑफ पोलर सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे वो स्पेशली हमारा क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। पोलर जिसके कारण होता क्या है, विच कैन स्टेबलाइज द रिजल्टिंग कार्बोकेटायन, वो प्रोटॉन को टेकअप करता है और जो बॉन्ड वहाँ से मूव करता है वो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है। और इस तरह से जो है जो हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ रहता है जिसके थ्रू कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ रहता है वो आपका स्टेबलाइज हो जाता है। ओके, नाउ फर्दर here you see that the example of some even reaction, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। एक हमारा जो है ये एक हाईली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है ये, सपोज दैट लाइक दिस। इसमें हो क्या रहा है कि H2SO4 से रिएक्शन कराया जा रहा है। ओके, H2SO4 से। अब H2SO4 से रिएक्शन कराने के बाद देखिए होना क्या चाहिए कि यहाँ जो टर्सरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन मतलब इस केस में समवॉट लाइक दिस, यानी आप देख सकते हैं ये कार्बन एटम, यानी जहाँ हमने ये डॉट लगाया है ये कार्बन एटम जहाँ से OH जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन एटम जो है जहाँ पे डॉट हमने लगाया है सिंपली ये कार्बन एटम, यहाँ देख सकते हैं ये टर्सरी कार्बन है। यहाँ पर जब ये OH यहाँ से एलिमिनेट होता है OH माइनस के फॉर्म में, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका, कार्बोकेटायन का। यहाँ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो कार्बोकेटायन है वो टर्सरी कार्बोकेटायन, हमें बाकी मॉलिक्यूल से मतलब नहीं, हमें सिर्फ इसी सेंट्रल एटम को देखना है कि जहाँ से ये ग्रुप हमारा एलिमिनेट होता है। ओके, तो सिंपली होगा क्या कि ये OH ग्रुप जो है यहाँ से H+ को टेकअप करेगा H+, और जैसे ही H+ यहाँ से लेगा, ये देखिए यहाँ H+ लेता है OH, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2+ में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये H2O+ में कन्वर्ट होता है तुरंत ये बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और यहाँ बन जाता है आपका कार्बोकेटायन, ये कार्बन हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। और पुनः ये हाइड्रोजन यहाँ पर जहाँ पर हमने डॉट लगाया है, ये हाइड्रोजन जहाँ पे ये आपका एराइल ग्रुप जुड़ा है, ये हाइड्रोजन ये स्टेबलाइज करता है इस कार्बोकेटायन को, और इस तरह से देख सकते हैं आप कि फॉर्मेशन करता है किसका, ये देखिए एल्कीन का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ पे ये OH जुड़ा हुआ था यहाँ देखिए डबल बॉन्ड जुड़ गया है। तो इस तरह से दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ even reaction. It can be readily noticed that the carbocation generated in the first step would be stabilized species due to effective delocalization promoted by the presence of two phenyl groups on the tertiary carbon. तो यहाँ पे दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन था कि जैसे ही यहाँ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ, इस यहाँ पर देखा जाए तो जैसे ही यहाँ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ तो आप देख सकते हैं कि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्योंकि ये बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको जो है डोनेट कर देता है कुछ इस तरह से, एक फिनाइल ग्रुप यहाँ लगा एक फिनाइल ग्रुप यहाँ लगा है, तो जैसे ही यहाँ A+ बना तो ये बेंजीन न्यूक्लियस आप देख सकते हैं यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, फिर ये बॉन्ड फर्दर मूव करता है और ये बॉन्ड जो है फर्दर मूव करता है। तो इस तरह से स्टेबलाइजेशन होता है इस कार्बोकेटायन का। तो इसका मतलब हुआ कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो ये था हमारा एग्जांपल इवन एलिमिनेशन रिएक्शन का। हमारा अगला एलिमिनेशन रिएक्शन है इवन CB एलिमिनेशन रिएक्शन, और इस इवन CB एलिमिनेशन रिएक्शन को हम जो है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन
कंजुगेट बेस भी कहते हैं। ये कंजुगेट बेस, C स्टैंड फॉर कंजुगेट, B स्टैंड फॉर बेस। कंजुगेट बेस जनरली इसमें यूज होता है। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है E1 और E2 दोनों से। और इसमें होता क्या है जनरली, दिस इज ए 2 स्टेप बेस इंड्यूस्ड बीटा एलिमिनेशन। ये कैसा रिएक्शन है? 2 स्टेप base induced beta elimination reaction. The first key points for this reaction is base induced beta elimination reaction. This is the first point. For the second point, this is the first point. Here the second point is, in this reaction base first obstruct the beta hydrogen, giving rise to a carbon ion or conjugate base of the substrate from which the leaving group departs subsequently to form the product. यानी इसमें होता क्या है कि जो बेस होता है हमारा, वो सबसे पहले जो कंजुगेट बेस होता है स्पेशली, वो बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। और जैसे ही बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है कार्बन आयन का, जिसे हम कंजुगेट बेस भी कहते हैं। और वहाँ से फिर लीविंग ग्रुप का डिपार्चर होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, an interesting comparison can be done with the E1 pathway. The timing of the departure of the group is reversed as compared to that in E1 reaction. इसमें होता क्या है कि जो टाइमिंग होती है वो रिवर्स हो जाती है कि compared to that in E1 reaction. In E1 CB, the deprotonation occurs ahead of leaving group departure. Ahead of leaving group departure. यानी डीप्रोटोनेशन जो है उसके आगे होता है। E1 रिएक्शन में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन पहले होता है। E1 CB में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन बाद में होता है। जो नेक्स्ट इसका फीचर सब वो है कि रिएक्शन यूजुअली फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बट इज डिसिग्नेटेड एज E1 CB टू इंडिकेट दैट द डिपार्चर ऑफ द लिविंग ग्रुप इज फ्रॉम द इनिशियली फॉर्म कंजुगेट बेस कार्बन आयन। इनिशियली अगर देखा जाए तो चूँकि रिएक्शन जो है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस है, लेकिन इसका जो पूरा फीचर्स है वो लगभग फर्स्ट ऑर्डर से मिलता जुलता है। लेकिन इसमें जैसे एक स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, तो होता तो फर्स्ट ऑर्डर की तरह है, लेकिन उसको हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। सेम उसी तरह से इसमें भी होता है कि ये रिएक्शंस टोटली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो करता है। आइए इसके मैकेनिज्म को समझें, इसके बाद फिर इसमें कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो जनरली यहाँ पर देखिए कि स्टेप फर्स्ट में होता क्या है कि ये बेस है हमारा जो यहाँ हाइड्रोजन को टेकअप कर रहा है बीटा हाइड्रोजन पे, और ये बॉन्ड जो वहाँ स्टेबलाइजेशन के लिए जाता था SN1 रिएक्शन में, वो इसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, वो कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसको हम दिखाना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि ये जो है यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन रिलीज़ हो गया और ये इलेक्ट्रॉन सीधे कहाँ चला है, कार्बन के ऊपर, और यहाँ बना लिया क्या, कंजुगेट बेस एज ए कार्बन आयन। ओके, बीटा हाइड्रोजन लीव्स विदाउट इट्स कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मिंग ए कार्बन आयन। ओके, द इलेक्ट्रॉन पेयर देन मूव टूवर्ड्स द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की तरफ टू बी जनरेटेड। अब होता क्या है सेकेंड स्टेप में, यहाँ आप देख सकते हैं, अब यही कार्बन आयन जो है अपने इस निगेटिवली चार्ज एक तरह से हम कहें कि लोन पेयर को इस कार्बन को डोनेट कर देता है, यानी यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ देखिए एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ देखिए एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, कहाँ पर, यहाँ पर। और जैसे ही ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यहाँ एक्स ग्रुप एलिमिनेट होना शुरू होता है। आप यहाँ देखिए एक्स का एलिमिनेशन हो गया। तो थोड़ा सा प्रोसेस इसका जो है वो E1 से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिपार्चर ऑफ द लिविंग ग्रुप टू गिव प्रोडक्ट। E1 में क्या हुआ था कि प्रोटॉन तो एब्स्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन पहले नहीं, वो बाद में।
बाद में एब्स्ट्रैक्ट हुआ था। पहले क्या एब्स्ट्रैक्ट हुआ था? हैलोजन हमारा। उस केस में आपने देखा कि हैलोजन पहले एब्स्ट्रैक्ट हुआ और इसके बाद क्या बना? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ और फिर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके बॉन्ड स्टेबलाइजेशन होता है कार्बन कार्बन के बीच का और प्रोडक्ट एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इस केस में क्या होता है कि सबसे पहले प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है और कार्बन एनायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बन एनायन। और कार्बन एनायन बनने के बाद फिर ये कार्बन एनायन ये स्टेबलाइज करता है कार्बन को और यहाँ से डी हेलोजिनेशन करता है हैलाइड आयन का और यहाँ पे फॉर्मेशन करता है एल्कीन का। तो इस रिएक्शंस में आपने देखा कि किस तरह से ये कार्बन आयन फॉर्मेशन हो रहा है और फिर कार्बन आयन ये कार्बन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर देखिए ये कार्बन आयन अपने एडजेसेंट कार्बन पर अटैक कर रहा है और यहाँ से ग्रुप का एलिमिनेशन हो रहा है, X इज एलिमिनेटेड। So here you can see that X is eliminated in the form of halide ion. So overall reaction is somewhat equivalent to SN1 reaction. But initially what happened कि इस रिएक्शन में सबसे पहले जो है प्रोटॉन रिमूव होता है बेस के थ्रू, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है और फिर कार्बन आयन स्टेबलाइज करता है और इस तरह से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसका जैसे देखिए कि एक अगला एग्जांपल है ट्राईफ्लोरोडाइक्लोरोइथेन का। तो इस केस में आप देखिए कि इसका भी सोडियम मेथॉक्साइड से रिएक्शन होता है मिथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में। तो यहाँ देखिए इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, देयर आर ओनली वन हाइड्रोजन, और ये एक हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। ओके, अब इसके पास फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन इज़ द बेटर लिविंग ग्रुप। तो फिर यहाँ कार्बन आयन बनेगा और ये कार्बन आयन नेक्स्ट कार्बन को स्टेबलाइज करेगा, तो एक फ्लोरीन जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर इस स्ट्रक्चर यहाँ पर 3 फ्लोरीन इस तरह से आप देखें, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ और एक फ्लोरीन यहाँ, और यहाँ हम कार्बन लें तो होता क्या है कि इसके बगल का जो कार्बन है ये यहाँ पर एनायन में कन्वर्ट होगा और ये एनायन जब इस कार्बन को स्टेबलाइज करेगा तो यहाँ से एक फ्लोरीन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये कार्बन आयन बना और यहाँ से एक फ्लोरीन जो है एलिमिनेट हो गया और यहाँ फॉर्मेशन हो गया एल्कीन का। तो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस इज द E1CB रिएक्शन। Depending on the nature of the rate determining step, there are different ways by which reaction can proceed। तो E1CB रिएक्शन के कुछ फीचर्स भी हैं और इस फीचर्स में क्या है कि ये डिफरेंट वेज से ये जो है रिएक्शन क्रिएट कर सकता है। जैसे फर्स्ट इसका फीचर है कार्बन आयन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग मटेरियल फास्टर दैन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी कार्बन आयन जो है वो बैक आ सकता है अपनी स्टार्टिंग मटेरियल में फास्टर दैन प्रोडक्ट फॉर्म। जितनी देर में वो प्रोडक्ट बनाएगा उसके पहले ही रिटर्न हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेप वन इज रिवर्सिबल एंड स्टेप टू इज स्लो। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब वो रिटर्न हो जा रहा है तो स्टेप वन हमारा जो है रिवर्सिबल होना चाहिए और स्टेप टू जो है स्लो होना चाहिए। इट इज डिग्नेटेड एज E1CBr। E1CBr, here you see that one new terms is included in this reaction. This is the E1CBr. This E1CBr means when our carbon ion formation takes place, it just come back, or we can say that reverse in their initial position without formation the product, then the reaction becomes the reversible. So what happened in the second case, product formation is faster as compared to return of proton to carbon ion. Step 2 is reversible and step 1 is slow. It is designated as E1CB like this. This means that product formation is faster। पहले केस में क्या था कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्लोअर था, इसमें क्या है प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है फास्टर है। तो एक्चुअल में होगा क्या कि यहाँ पर देखिए दिया गया है कि E1CB I डैश, यहाँ R है यहाँ P है, इसको सिंपली P यहाँ पर P जो है डिसिग्नेट होना चाहिए।
तो आइए इस रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर एक हमारा अमोनिएटेड मॉलिक्यूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन सिंपली अटैच्ड विथ दिस कार्बन चेन। तो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमोनियम आयन की जो ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ पे अमोनियम आयन के साथ आर आर आर, इधर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ा है लाइक दिस। हियर यू सी दैट यहाँ 1 1 और 1, यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप आप देख सकते हैं CH3 CH3 CH3। लेकिन इसके वन साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बल्कि ग्रुप जो है एल्काइल का जुड़ा हुआ है CH2 CH2 के फॉर्म में। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब यहाँ से प्रोटॉन का रिमूवल होता है, जैसे इसके पास भी देखिए, यहाँ पर इस कार्बन के पास भी यहाँ प्रोटॉन है। अगर हम इस कार्बन को देखें, नाइट्रोजन से सटे इस कार्बन को, तो यहाँ भी प्रोटॉन है और इस अल्काइल ग्रुप के पास भी प्रोटॉन है लाइक दिस समवॉट। तो हो क्या सकता है कि ये बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ भी हो सकती है, बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ भी हो सकती है, दोनों केसेस में बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो एक तरह से हाईली सब्स्टिट्यूटेड है यहाँ पर, यानी यहाँ देखिए ये CH2 ग्रुप, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है फर्दर लाइक दिस। यहाँ से इस कार्बन से, ऐसे आप समझें, इस कार्बन से यहाँ से प्रोटॉन निकल रहा है और इस कार्बन को स्टेबलाइज कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसके साथ ये लगा हुआ है आपका बेंजीन न्यूक्लियस, और फिर यहाँ इनके बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है लाइक दिस। तो कहने का मतलब इसके अल्फा प्रोटॉन को ना एलिमिनेट करके किसका एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे? बीटा प्रोटॉन का। और ये है एक्चुअल में आपका बेस। तो ये बेस जो है सिंपली कहाँ अटैक करेगा? ये बेस अटैक करेगा इसके प्रोटॉन पर, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे करके यहाँ से प्रोटॉन सब्स्टिट्यूट करेगा। यहाँ से प्रोटॉन आपका निकल गया H+ के फॉर्म में और यहाँ बन गया कार्बन माइनस। और जैसे यहाँ कार्बन माइनस बनता है, ये कार्बन माइनस इस कार्बन पर अटैक करता है और यहाँ से इनके बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है। और बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, ये आपका कुछ जो है इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पर टर्शरी एमीन एलिमिनेट हो जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जस्ट E1CB रिएक्शन का। तो अगला रिएक्शंस देखते हैं कि कार्बन आयन गोज स्लोली टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन एज इट इज वेरी स्टेबल। स्टेप 1 इज रैपिड एंड इरिवर्सिबल। इट इज डिसिग्नेटेड एज E1 anion। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस रिएक्टेंट में, स्पेशली इस रिएक्टेंट में यहाँ पर आप देखिए कि एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे PH ग्रुप जुड़ा, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो फिनाइल ग्रुप के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं है, सिंपली इफ यू 1 2 3 4, और यहाँ भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर ये देखा जाए तो इस रिएक्शन में सिंपली होता क्या है, एलिमिनेशन होना किसका? CH3CO ग्रुप का एलिमिनेशन होना है। तो सबसे पहले चूँकि यहाँ पे ये प्रोटॉन नाइट्रोजन जो है NO2 ग्रुप, ये क्या करता है, ये स्टेबलाइजेशन क्रिएट करता है और नाइट्रोजन यहाँ प्लस हो जाता है। यानी अगर हम लिखें N डबल बॉन्ड O कुछ इस तरह से और यहाँ लिखिए O- ऐसे, तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नाइट्रोजन यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो नाइट्रोजन जब पॉजिटिव हो गया तो ये जो हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड ये कहाँ जाएगा? नाइट्रोजन की तरफ जाएगा। तो जिसके कारण होता क्या है कि सबसे पहले ये एल्काइल, ये जो है बेस आपका इस प्रोटॉन पर अटैक करता है और यहाँ से ये बॉन्ड इस नाइट्रोजन के पास आता है। आप देख सकते हैं, सॉरी, नाइट्रोजन के बीच में यहाँ कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होता है। और आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन बहुत ही स्लो रिएक्शन है, चूँकि इसमें स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस के थ्रू ये हो रहा है। तो फर्दर क्या होता है, आप देख सकते हैं कि रीअरेंजमेंट होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या होगा, ये जो बॉन्ड इनके बीच में था यहाँ डबल बॉन्ड के,
ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, फर्दर जाएगा। अब देखिए एक्चुअल में होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ आएगा ऐसे इस तरह, और यहाँ से ये CH3CO ग्रुप, एसाइल ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से रीअरेंजमेंट के थ्रू यहाँ फॉर्मेशन हो गया कि 2-फिनाइल 3-नाइट्रो साइक्लोपेंटीन का इसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। हियर यू सी दैट। तो ये भी रिएक्शन एक एग्जाम्पल है E1CB रिएक्शन का। इसके बाद आते हैं मैकेनिस्टिक कंटिन्यूम ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब होता है कि फॉर वी हैव स्टडीज 3 मेजर क्लासेस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, C2, E1 एंड E1CB कैन बी regarded as extremities or ideal situations. In reality, dependence on the nature of the substrate and reaction condition have a huge influence on the course of the reaction. कहने का मतलब है कि इस रिएक्शंस में हमारा जो नेचर होता है रिएक्टेंट का या रिएजेंट का, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवनेस क्रिएट करता है। कहाँ पर, नेचर रेट ऑफ रिएक्शन पर जो है उसको प्रभावित करता है। In fact, one can use the what is known as variable E2 transition state theory. यानी इन दोनों केसेस में देखा जाए कि जैसे हमारा E1 रिएक्शन है, E1 रिएक्शन में आपने देखा कि E2, E1 और E1CB ये तीनों रिएक्शंस जो है ये बीटा एलिमिनेशंस के पार्ट है। अल्फा और गामा एलिमिनेशंस में आपने देखा कि एक जगह कार्बिन का फॉर्मेशन होता है और एक जगह जो है साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बीटा एलिमिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट तरह का रिएक्शन शो करता है इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। सो दिस इन फैक्ट वन कैन यूज व्हाट इज नोन एज वेरिएबल E2 ट्रांजिशन स्टेट। अगर हमें इसमें कुछ ट्रांजिशन स्टेट्स इस तरह के देखने को मिले तो वी हैव टू एक्सप्लेन द कंटिन्यूम ऑफ मैकेनिस्टिक पॉसिबिलिटीज। इन अदर वर्ड्स, क्लियर डिमार्केशंस between these mechanistic types or difficulties ki what difficulties has come during the reaction. So next if we move to forward, we see that कि वेरिएबल ट्रांजिशन स्टेट थियरी फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब कि इसमें कई तरह के ट्रांजिशन थियरी इंक्लूड किए गए हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, और डिफरेंट टाइप के कि हमारी ये जो है हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, किस तरह से जो है जो लिविंग ग्रुप है वो निकलेगा, तो कैसे ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होगा। तो many beta elimination reaction proceeds via mechanism which are intermediate between the extremities such as E1CB and E1. This is called variable E2 transition state theory. The timing of deprotonation and departure of the leaving group is the key to the following mechanistic continuum. ये इसका मेन की होता है इसमें, और एक्चुअल में इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन में एक्चुअल में होता है कि यहाँ पर देखिए पूरे केसेस में, जैसे हमारा सबसे पहले यहाँ इनिशियल केस देखिए, यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले बेस जो है वो प्रोटॉन पर अटैक कर रहा है। ओके, और जब बेस प्रोटॉन पर अटैक कर रहा है तो यहाँ पर देखिए इनके बीच में, इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही। ओके, यहाँ पर तो यानी ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर मूव करके आ रहा है, यानी देखिए कार्बन पर मूव करके आया लाइक दिस समवॉट। फिर क्या होता है कि जैसे ही कार्बन पर मूव करके आया, कार्बन निगेटिवली चार्ज्ड हुआ। अब कार्बन क्या करेगा, देखिए अब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाया गया है, इस स्टेप में देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये जो कार्बन आया ना ये यहाँ पर अटैक करेगा ऐसे। तो सेकेंड स्टेप में ये देखिए आप। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एक्स का एलिमिनेशन होता है। अब यहाँ देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, एक्स का एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। और इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो दिस इज द सिंक्रोनस पार्ट ऑफ E2 रिएक्शंस E1 एंड E2। लगभग E2 और E1CB जो है ये लगभग ये दोनों क्या है, एक दूसरे से समवाट कुछ मिलते जुलते हैं। तो इस केस में अगर देखा जाए, E2 के केस में यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ये है आपका, ये हैलोजन, यहाँ पर देखिए ये हैलोजन, यहाँ पर है समवाट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
कार्बन यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करता है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, इनके बीच में पोलरिटी आ जाती है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये निगेटिव हो जाए। यहाँ आप देखिए पॉजिटिव हो गया, यहाँ देखिए निगेटिव हो गया। तो होता क्या है कि बेस जब हमारा अटैक करता है इस हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये बहुत तेज़ी के साथ, यहाँ देखिए ये बॉन्ड मूव करता है इनके बीच में, यानी ये बॉन्ड देखिए ब्रेक हो रहा है, यहाँ बॉन्ड जो है फॉर्मेशन हो रहा है। फिर क्या, जैसे ही ये स्टेबलाइजेशन हुआ, तुरंत होता क्या है कि यहाँ देखिए इसका मूवमेंट हो जाता है, यानी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ फॉर्मेशन होता है इस तरह के प्रोडक्ट का। तो दोनों रिएक्शंस में आपने देखा कि जो इसका मैकेनिस्टिक पार्ट है दोनों रिएक्शन में, वो लगभग मिलता जुलता सा है। So there are so many ways by which we can determine the variable transition state in E2 or E1CB reactions. The other way to depict the variable transition state theory is to construct three-dimensional potential energy diagram and consider example of ethyl halide. कहने का मतलब है कि हमें ट्रांजिशन स्टेट थियरी का, कि जैसे जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है, तो एक्चुअली जो स्टेबलाइजिंग ग्रुप्स है, चाहे वो प्राइमरी कार्बोकेटायन का हो या प्राइमरी कार्बन आयन का हो, वो दोनों जो है वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ वी कंस्ट्रक्ट डायग्राम इन विच प्रोग्रेस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग इज वन डायमेंशन, यानी प्रोग्रेस ऑफ CX बॉन्ड ब्रेकिंग इज सेकेंड डायमेंशन एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सिस्टम इज थर्ड डायमेंशन, then following diagram will be obtained। तो इस केस में देखिए कि यहाँ CH3CH एल्काइल हैलाइड, इसका बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है, ये आपका एल्काइल हैलाइड, यहाँ देखिए एल्काइल हैलाइड बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ देखिए कार्बोकेटायन बना और ये बन गया आपका E1 हो गया। इस केसेस में क्या होता है, बेस के साथ रिएक्शन होता है यहाँ पर, यहाँ देखिए चूँकि ये E1 टाइप रिएक्शन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले निकलेगा, E1CB टाइप का है तो यहाँ पे प्रोटॉन पहले निकलेगा और ये कार्बन आयन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कार्बन आयन बना E1CB। तो अगर इन दोनों का ट्रांजिशन स्टेट देखा जाए तो कुछ इस तरह से मिलेगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि देयर इज टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन विच शोज दैट E1 correspond to complete CX breakage before CH bond breaking, while E1CB corresponds to complete CH breakage before CX. When energy axis is also included in this diagram, it looks like this। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में कि इसमें जो CX का क्लीवेज दिखाया गया, इसमें ये E1 प्रोसेस है, ये इधर जो आया है ये आपका E1 के थ्रू है, इधर जो ऊपर गया है ये आपका, ये जो है E1CB के थ्रू है, लाइक दिस। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और ये फिर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ, फिर इसके बाद जो है यहाँ से प्रोटोनेशन, यानी ये बेस जो है अटैक करता है और फिर X जो है एलिमिनेट होता है, और इस तरह से देखिए प्रोडक्ट बनाता है यहाँ पे ऐसे। और इस केस में क्या होता है कि यहाँ सबसे पहले प्रोटॉन रिलीज होता है इसमें, ये आपका क्या कहते हैं प्रोटॉन रिलीज होता है। देखिए बेस जो है हमारा क्या लेता है, प्रोटॉन लेता है और कार्बन आयन बनाता है, फिर ये बॉन्ड क्लीवेज होता है और इस तरह से देखिए कार्बन आयन बना और फिर इस तरह से यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। दोनों तरह से दिखाया गया है। तो इस डायग्राम में तो इनिशियली this is two-dimensional representation which shows that E1 corresponds to complete CX breakage before CH bond breaking, while E1CB corresponds to complete CH breakage before CX. When energy axis is also included in this diagram, it will look like this। अगर इसमें एनर्जी को इंक्लूड कर लिया जाए तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जो समवॉट 3 डायमेंशनल टाइप का दिखेगा, वो कुछ इस तरह से बनता है। तो हमें इसके 3D डायमेंशनल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके प्रोसेस क्या है, कि किस तरह से E1 प्रोसीड होता है और किस तरह से E1CB प्रोसीड होता है। E1 एंड E1CB बेस कंजुगेटेड है, वो भी बेस है, ये भी बेस कंजुगेट बेस इसमें है, तो इसका मतलब कार्बन आयन फॉर्मेशन होगा। तो इन दिस डायग्राम E1 एंड E1CB इंटरमीडिएट्स आर रिस्पेक्टिवली प्लेस्ड एट फ्रंट राइट एंड बैक लेफ्ट कॉर्नर।
These two are high energy intermediate, so we have not to go in detail about this because this is not so important. So come the next topic, important factors that influence the reaction mechanism. This is the most important factors कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्शन मैकेनिज्म को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉन इवन के केस में स्पेशली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी सब्स्टिट्यूएंट की जो एबिलिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वो बेटर होनी चाहिए। गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, सॉल्वेंट ऑफ हाई पोलैरिटी का होना चाहिए। दीज फैक्टर्स विल फेवर इवन पाथवे। ये तीन जो मेन फीचर्स हैं यहाँ पर जो आपने देखा कि ये जो मेन फीचर्स 1, 2 और 3 ये जो है बेस्ट फीचर है। दीज फैक्टर्स विल फेवर इवन पाथ। बेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ देखिए एक चीज़ दिखा गया, बेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बट इट्स प्रेजेंस इज इम्पॉर्टेंट। इसका उपस्थित होना अनिवार्य होता है क्योंकि डिप्रोटोनेशन होगा कहाँ से, तो इसीलिए ज़रूरी नहीं कि बेस हमारा स्ट्रांग ही हो तभी रिएक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं। वीक बेस में भी रिएक्शन होगा, लेकिन बस होना क्या चाहिए कि प्रेजेंट होना चाहिए, भले ही माइल्ड या पुअर बेसिक हो लेकिन होना चाहिए। E2 में क्या होता है, बेस पार्टिसिपेट्स इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो बेस इसमें पार्टिसिपेट करता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में और क्या करता है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस गुड क्वालिटी होना चाहिए, हाई पोलैरिटी होनी चाहिए, हाई बेसिक होना चाहिए, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, स्पेशली 3 होते हैं। तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, हमारा पोलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ बेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ स्ट्रॉन्ग बेस इज यूज्ड रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स इवन CB लाइक पाथवे, whereas good living group with strongly ionizing solvent will cause it to move towards even pathway. So this is the main features of this group. Now we come to the orientation of double bond, कि जिस समय रिएक्शंस हमारा होता है E2 रिएक्शन स्पेशली, तो आप देखते हैं कि उसमें बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है तो एक्चुअल में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो अगर मान लीजिए हमारा ग्रुप ऐसा है कि दो अगर बीटा कार्बन उसमें प्रेजेंट हैं तो फर्स्ट यानी राइट या लेफ्ट दोनों बीटा कार्बन को जो है वहाँ से उसके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है प्रोटॉन के रूप में। लेकिन अगर एक कार्बन के साथ लॉन्ग चेन जुड़ा है, दूसरे के साथ शॉर्ट चेन जुड़ा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कुछ फैक्टर्स अप्लाइड हो जाता है कि यानी कुछ रूल्स अप्लाइड हो जाता है, उसके थ्रू बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, डायरेक्टली बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती। अगर डायरेक्टली आप कराएंगे तो रिएक्शन जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो रिएक्शन है हमारा वो रेजियो सिलेक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रेजियो सिलेक्टिविटी उसमें आ जाती है। That means in a substrate where the double bond can be generated in different region of the molecules, the obvious question is whether one can predict which one is likely to be the major product. Here comes the issue of regioselectivity, यानी यही regioselectivity आती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं there are 3 most important rules are given here. One is the Zetsef rule or Sergev rule, Hofmann rule and Braid's rule. Here you see that in many substrate more than one kind of beta hydrogen can be removed in an elimination reaction. Which of the beta hydrogen is lost depends on various factors. So there are 3 main important rules. I will discuss one by one. So first rule is that this is the Sergev rule or Zetsef rule. इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये रिएक्टेंट लिया गया है इसमें ये टर्शियरी हैलाइड है। यहाँ इस पहले कार्बन से देखिए यहाँ ब्रोमीन जुड़ा है, तो इसके पास 3 कार्बन है और इस कार्बन के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर इसके साथ 2 कार्बन जुड़ा है और यानी यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है। तो कंडीशन ये आता है कि अगर किस बीटा हाइड्रोजन को हम एलिमिनेट करें तो 2 पाथवे से एलिमिनेशन हो सकता है, एक तो यहाँ से हो सकता है और एक तो यहाँ से हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से कराएंगे तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ से कराएंगे तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा।
तो यहाँ पर देखिए दो तरह का प्रोडक्ट बना, एक बना प्राइमरी एल्कीन और एक बना सेकेंडरी एल्कीन, जो हमने पीछे केसेस में बताया है आपको। तो प्राइमरी एल्कीन जो होता है वो क्या होता है, ये लेस स्टेबल होता है रेदर देन सेकेंडरी एमीन की, यानी सेकेंडरी प्रोडक्ट जो होता है हाईली स्टेबल होता है। तो जेडसेफ रूल या सेडजेफ रूल क्या कहता है कि ड्यूरिंग द एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन द हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज द मेन प्रोडक्ट। In an elimination reaction, the major product formed will be more substituted alkene. This means that removal of the hydrogen from the more substituted beta carbon atom should occur, यानी जो सब्सटीट्यूशन होगा, जो हाईली सब्सटीट्यूटेड, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे इस कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़ा हुआ है और इसके साथ एक ही जुड़ा हुआ, तो हाईली सब्सटीट्यूटेड कौन है, ये वाला। तो यहाँ से जो है प्रोटॉन रिलीज होगा, ये प्रोडक्ट आपका जो होगा हाईली स्टेबल एंड मेन प्रोडक्ट होगा, और ये जो है लेस होगा, यानी ये आपका 80% होगा तो ये आपका 20% होगा, समवॉट दिस। तो बाकी जो है हम आपको नेक्स्ट अगले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।